इस वीडियो में हम मेसन गेन फार्मूला की मदद से ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेसन गेन फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, ये मैं आपको पिछले 2 वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उसको जरूर देखिए। और अगर आपने कंट्रोल सिस्टम की प्लेलिस्ट को अभी तक चेक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके कंट्रोल सिस्टम के सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। पहले इस ब्लॉक डायग्राम को आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से आप मेसन गेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले इस ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, किसी भी ब्लॉक डायग्राम को जब भी हम एसएफजी में कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी समिंग पॉइंट्स होते हैं, जितने भी टेक ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उन सभी को हम नोड्स मान लेते हैं। और एक इनपुट नोड होती है, एक आउटपुट नोड होती है। ये इनपुट नोड और आउटपुट नोड तो हर ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कन्वर्ट करते वक्त होगी ही होगी। उसके अलावा जितनी भी नोड्स होंगी वो आपको यहाँ से मिलेगी, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट्स को मार्क करने से। तो एक तो हमारी इनपुट नोड हो ही गई, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब ये हमारे पास पहला समिंग पॉइंट है तो इसको मैं पहली नोड मान लेता हूँ। तो ये मेरी पहली नोड हो गई, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट है, तो ये मेरी दूसरी नोड हो गई। इस तरीके से आपको मार्क करना है। जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखें तो आपको पूरा मेथड अप्लाई करना होगा और ये लाइन भी आपको लिख देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर मेरे पास समिंग पॉइंट है तो मैं इसको थर्ड नोड मान लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे देखना है कि कोई टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट आ रहा है क्या। तो मुझे यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट नजर आ रहा है तो मैं इसको फोर्थ नोड मान रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे समिंग पॉइंट मिल रहा है, ये मेरी फिफ्थ नोड हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए टेक ऑफ पॉइंट एक और आ रहा है तो ये सिक्स नोड हो जाएगी। इसके बाद आपको इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखना है कि कोई और नोड बन सकती है क्या, मतलब कोई टेक ऑफ पॉइंट है या कोई समिंग पॉइंट है क्या। तो इसमें तो कोई भी टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट नहीं है, मतलब इसमें 6 तो नोड बनेगी, एक इनपुट नोड होगी, एक आउटपुट नोड होगी, मतलब टोटल 8 नोड्स बनेंगी। लेकिन किसी किसी ब्लॉक डायग्राम में हो सकता है कि यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर दे दिया जाए, हो सकता है कि यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लगा दिया जाए, तो यहाँ पर भी आपको नोड बनानी होगी। अब देखिए, इस तरीके से आपने यहाँ पर नोड्स को मार्क कर दिया। अब इन नोड्स को मदद से आपको एसएफजी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक इनपुट नोड, तो यहाँ पर मैंने बना दी सर एक इनपुट नोड, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर की नोड बनेगी, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ 1, फिर यहाँ पर 2, फिर उसके जस्ट बाद आ जाएगी 3, फिर 4, 5 और 6। इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेना है 4, 5 एंड 6। ये आपने 6 नोड बना दी। उसके बाद आउटपुट नोड, ये आउटपुट नोड हो जाएगी C और ये हो गया R, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस डायग्राम की मदद से आपको यहाँ पर गेन लिखना है और पाथ बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो R से 1 पर एक पाथ जा रहा है जिसका गेन है 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं ना बीच में, तो यहाँ पर गेन 1 है। फिर देखना है कि 1 से 2 पर क्या जा रहा है, तो 1 से 2 पर सर फॉरवर्ड पाथ ही है और गेन उसका G1 है। तो 1 से 2 पर फॉरवर्ड पाथ है, गेन G1 है। फिर 2 से 3 पर, 2 से 3 पर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर गेन 1 मिलेगा और पाथ यहाँ पर फॉरवर्ड है, तो पाथ हो गया फॉरवर्ड, गेन हो गया 1। 3 से 4 पर, 3 से 4 पर G2 तो गेन है और पाथ है फॉरवर्ड, तो ये 3 से 4 हो गया G2 गेन के साथ। उसके बाद 4 से 5 पर ये इतना सा, ये जो है ना, यहाँ पर गेन हो गया आपका 1 और पाथ हो गया फॉरवर्ड। उसके बाद मैं देखूंगा 5 से 6 पर, तो यहाँ पर भी मेरे पास गेन तो 1 ही है और पाथ फॉरवर्ड है। फिर 6 से आउटपुट, तो 6 से आउटपुट नोड में भी 1 गेन है। अब इतना आपने देख लिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं उनको भी आपको यहाँ पर बनाना है। तो देखिए, G3 को अगर मैं देखूँ तो ये G2 से जा रहा है और 5 तक जा रहा है, मतलब 2 से 5 के बीच में आपको एक पाथ बनाना है और वो कुछ आप इस तरीके से बना सकते हो। और उसका जो गेन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में G3 है, ठीक है। इसके बाद 6 से 3 पर, देखिए यहाँ से 6 शुरू हुआ, H2 गेन लेते हुए 3 पर आ गया, माइनस H2 गेन है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। साइन का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना होता है जब भी आप ब्लॉक डायग्राम या एसएफजी सॉल्व कर रहे हो। तो 6 से 3 पर मुझे बना देना है। यहाँ 6 से 3 पर मैंने एक बना दिया, इसका जो पाथ होगा वो फीडबैक पाथ है और ये जो गेन है वो माइनस H2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 से 1 पर, यहाँ 4 से 1 पर आ रहा है माइनस H1, तो ये हो जाएगा 4 से 1 पर क्या है, माइनस H1, ये भी फीडबैक पाथ है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ और गेन, इनको यहाँ पर आपने असाइन कर दिया। अब इस एसएफजी की मदद से आपको मेसन गेन फॉर्मूला लिखना है और उसका फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है। तो वो हम अब देखते हैं। मेसन गेन फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैं एक बार और बता देता हूँ। सिग्मा के 1 से k तक जाता है पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। अब हम यहाँ पर इस एसएफजी के लिए मेसन गेन फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, वो मैं आपको नंबर ऑफ स्टेप्स में ना लिख करके एक स्टेप में लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखें तो आपको एक एक स्टेप वहाँ पर लिखना होगा। तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली। देखिए, यहाँ पर मुझे देखना है कि कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ बन सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 फॉरवर्ड पाथ बनते हैं तो आपको वहाँ पर लिखना होगा P1 और फिर उसका गेन लिखना होगा, P2 उसका गेन लिखना होगा। इस तरीके से आपको सारे फॉरवर्ड पाथ लिखने होंगे अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख रहे हो। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सॉल्व कर रहे हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए।
तो यहाँ पर पहला फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा, आर से चलेंगे और ये देखिए फॉरवर्ड पाथ होता है इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना है, किसी नोड को रिपीट नहीं करना है। तो आर से चलेंगे, यहाँ से सीधे सीधे चले जाएंगे तो आपके पास G1 इंटू G2, बाकी सब तो 1 है, तो आपके पास ये फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा G1 G2। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल्टा 1, इस फॉरवर्ड पाथ P1 के लिए मुझे डेल्टा 1 लिखना है, जो कि मैं बाद में लिखूंगा डेल्टा बनाने के बाद। फिर मुझे प्लस करना है और मुझे देखना है कि और भी कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या। तो यहाँ से हम चलेंगे और ये देखिए यहाँ से हमको एक और फॉरवर्ड पाथ दिखेगा, 2 से सीधे हम 5 पर जाएंगे और C पर पहुँच जाएंगे। तो ये इसके अंदर G2 नहीं आएगा, इसके अंदर G3 आएगा, तो G1 इंटू G3 और फिर हम चले जाएंगे, तो G1 इंटू G3 और इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा 2। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि कोई और फॉरवर्ड पाथ है क्या, तो R से C पर जाने वाला कोई और फॉरवर्ड पाथ है क्या। तो मुझे यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ, यहाँ से वापस आता हूँ तो वापस से नोड रिपीट हो जाएगी। इधर से कहीं पर भी जाओगे आप तो आपको और कोई फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 2 ही फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर बन सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा, तो डेल्टा लिखने के बाद डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालना आसान हो जाता है। आप डायरेक्टली भी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 लिख सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ पहले डेल्टा लिखना और उसके बाद डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को लिखना। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है सर 1 माइनस, अब हमको यहाँ पर इंडिविजुअल लूप्स का गेन लिखना है और उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर कितने लूप्स हैं इस डायग्राम के अंदर, टोटल कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, ये हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिए लूप क्या होता है, किसी एक नोड से शुरू करें, उसी नोड पर आकर के फिनिश कर दें, बीच में कोई भी नोड रिपीट नहीं हो तो उसको हम लूप बोलते हैं। तो यहाँ से एक लूप मेरा ये बन जाएगा, ये इस तरीके से इस वाली नोड से चलूंगा, यहाँ पर 4 तक जाऊँगा और वापस से मैं 1 पर आ जाऊँगा। तो ये एक मेरे पास लूप बन जाएगा और इसका जो गेन होगा वो होगा सर G1 G2 माइनस H1। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस G1 G2 H1, ठीक है। उसके बाद मुझे प्लस साइन लगाना है और मुझे देखना है कि कोई और लूप है क्या। तो सर अब मैं 3 वाली नोड से चलता हूँ और ये वाला लूप बना देता हूँ, तो ये एक और लूप बन गया। 3 से वापस से 3 पर आ गए, कोई नोड रिपीट नहीं हुआ, लूप बन गया। इसका जो गेन है वो हो जाएगा सर G2 इंटू माइनस H2 माइनस G2 H2। अब आपको देखना है कि कोई और भी लूप यहाँ पर है क्या। जनरली आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 ही लूप बनेंगे और कोई लूप नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक और लूप नजर आएगा। देखिए आपने शुरू करा 2 से आप शुरू करेंगे तो आप 2 से चलेंगे और आप पहुँचेंगे 5 पर, ठीक है। 5 के बाद आप जाएंगे 6 पर, 6 के बाद आप वापस से आएंगे 3 पर। गौर से देखिएगा 6 के बाद आप 3 पर आ गए, अभी तक नोड रिपीट नहीं हुआ है। 3 से आप जाएंगे 4 पर, फिर आप 4 से जाएंगे 1 पर और 1 से जाएंगे 2 पर। तो क्यों ना एक लूप कह दिया जाए, लूप तो बन गया ना सर। 2 से शुरू किया है, 2 से गया 5 पर, 5 से गया 6 पर, 6 से आया 3 पर, फिर 4 पर और फिर 1 पर और फिर लास्ट में 2 पर। तो 2 पे फिनिश कर दिया बिना किसी नोड को रिपीट किए हुए, ये मेरा लूप बन गया। तो इस लूप का गेन आपको लिखना है। देखिए 2 से 5 पर गए तो G3 गेन आ गया, उसके बाद 5 से 6 पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस H2 को कवर कर लिया, फिर यहाँ पर G2 को भी कवर कर लिया 3 से 4 वाले में, और 4 से 1 वाले में आपने माइनस H1 कवर कर लिया और 1 से 2 वाले में G1 कवर कर लिया। इसका मतलब है कि सारे ही गेन आपके पास इसमें आ जाएंगे। माइनस 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है प्लस बन जाएगा। तो आप यहाँ पर इस गेन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, G1 G2 G3 H1 H2। तो इस तरीके से आपने सारे ही गेन यहाँ पर लिख दिए। फिर हम यहाँ पर लगाते हैं प्लस साइन। प्लस साइन लगाने के बाद आप देखते हैं कि नंबर ऑफ लूप्स विच आर नॉन टचिंग, उनके आप गेन को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 नॉन टचिंग लूप्स आपको इस फिगर में देखने हैं और उनके गेन को मल्टीप्लाई करके लिखना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो हर नोड किसी ना किसी 2 लूप्स के बीच में कॉमन नोड है ही। तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसे 2 लूप नहीं देख सकते जिसमें नॉन टचिंग हो। मतलब जैसे अगर आप ये वाला पहला वाला लूप देखते हो और ये सेकंड वाला लूप देखते हो तो दोनों ही लूप आपस में टच कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली नोड कॉमन, ये वाली नोड कॉमन है, तो दोनों ही नोड्स कॉमन आ गई। तो ये वाला नहीं हो सकता, ये बड़े वाला लूप तो पूरा ही कवर कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी लूप ऐसा नहीं है जो नॉन टचिंग इन नेचर हो किसी और लूप के साथ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मुझे लिखना है सर डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 मैं लिखता हूँ तो सर डेल्टा 1 क्या होता है कि इस वाले फॉरवर्ड पाथ में कितने लूप टच कर रहे हैं उनको आपको माइनस करना है इसमें से, इस डेल्टा के अंदर से उन लूप्स को माइनस करना है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, वो आपका बन जाएगा डेल्टा 1। तो देखिए ये वाला फॉरवर्ड पाथ है, इस फॉरवर्ड पाथ को कितने लूप टच कर रहे हैं सर, सारे ही टच कर रहे हैं। किसी ना किसी नोड पर कोई ना कोई लूप बन रहा है तो वो सारे ही टच कर रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ माइनस करना है। इस वाले टर्म में से सब कुछ माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1। फिर दूसरा फॉरवर्ड पाथ, सर दूसरा फॉरवर्ड पाथ ये वाला पाथ है, तो इस वाले फॉरवर्ड पाथ में कितने लूप टच कर रहे हैं सर, इसमें भी सारे टच कर रहे हैं, आप देख लो खुद। तो सारे टच कर रहे हैं तो ये वाला भी हटा दो, तो इसके अंदर भी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई लूप होता, मान लीजिए यहाँ पर भी कोई फीडबैक पाथ होता और ये एक लूप होता मेरा G2 माइनस H3, अगर एक लूप होता तो वो इस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा होता,
इस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा होता तो आप इस वाले का गेन यहाँ पर रहने देते, बाकी सब कुछ हटा देते, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता। लेकिन अभी यहाँ पर सब कुछ अड़ रहा है, सब कुछ टच हो रहा है, तो आपको सब कुछ माइनस करना है और इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, इसके अंदर भी हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है। इसको हम मेसन गेन फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ब्लॉक डायग्राम को अगर आपको कह दिया जाए कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की मदद से सॉल्व कीजिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और एसएफजी की मदद से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर दोनों से आपको सेम मिलने वाला है, तो हम दोनों ही मेथड इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एसएफजी से कैसे सॉल्व करेंगे और फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है। कई बार ब्लॉक डायग्राम पर भी डिपेंड करता है कि ब्लॉक डायग्राम सिंपल है तो आपको रिडक्शन टेक्निक वाला मेथड सिंपल लगने लगता है, कई बार एसएफजी वाला सिंपल लगने लगता है। लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे तो एसएफजी वाला मेथड ही केस को सिंपल करता है, इसीलिए उस मेथड को बनाया भी गया है। तो इस वाले के अंदर अगर हम रिडक्शन टेक्निक लगाएं तो देखिए, एक यहाँ पर आपको दिख रहा है G2H2, ये फीडबैक लूप है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एक वाले इस वाले फीडबैक लूप को सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों को सॉल्व करके मैं यहाँ पर एक नया फिगर बना रहा हूँ। अब देखिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं सर G1/1 प्लस G1H1, और इस वाले को सॉल्व करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ G2/1 प्लस G2H2। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, G1/1 प्लस G1H1 एंड G2/1 प्लस G2H2, और ये हमारे पास यहाँ पर फीडबैक लूप है, यूनिटी फीडबैक लूप है। ये दोनों आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं, मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इन दोनों का एक सिंगल गेन लिख सकते हो और उस गेन को आप इस फीडबैक लूप के साथ सॉल्व करके लिख सकते हो। तो इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस फीडबैक लूप के साथ सॉल्व करके लिख दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एक सिंगल गेन लिखूँ, अब देखिए ये तो एक नॉर्मल सा फिगर बन चुका है ना, नॉर्मल सा ब्लॉक डायग्राम बन चुका है जो बिल्कुल बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है। तो इसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, ये G1 हो जाएगा, मतलब G हो जाएगा, ये H हो जाएगा, H यहाँ पर 1 है तो आप करेंगे G/1 प्लस GH। तो यहाँ पर ऊपर आप लिख देंगे G, और नीचे लिखने हैं आपको 1 प्लस GH। ओके, ये लिखने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा। और जब आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये ट्रांसफर फंक्शन आपका फाइनल हो जाएगा G1G2/1 प्लस G1H1 प्लस G2H2 प्लस G1G2H1H2 प्लस G1G2। तो ये आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन इस ब्लॉक डायग्राम का हो जाएगा। अब हम इस ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एसएफजी की मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा आसान है या फिर जो हमने किया है वो वाला आसान है। तो देखिए, एसएफजी कैसे बनाते हैं किसी भी ब्लॉक डायग्राम का। आपको क्या करना है, हर समिंग पॉइंट को और हर टेक ऑफ पॉइंट को एक नोड मान लेना है और एक इनपुट नोड और एक आउटपुट नोड को बना लेना है। तो एक तो इनपुट नोड हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर समिंग पॉइंट आ गया तो ये नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 एंड नोड नंबर 4। तो 4 तो नोड बनने वाली है, एक इनपुट नोड एक आउटपुट नोड। तो देखिए, नोड नंबर 1, फिर नोड नंबर 2, 3 एंड 4, 4 नोड बन गई, एक आउटपुट नोड C और एक इनपुट नोड R। इस तरीके से आपका ये बन गया। अब आप इन फॉरवर्ड पाथ और गेन असाइन कर दीजिए, आपका एसएफजी तैयार हो जाएगा। R से 1 पर गए तो यहाँ पर 1 है, फॉरवर्ड पाथ है। 1 से 2 पर G1 है, 1 से 2 पर G1 है, 2 से 3 पर 1 है, 2 से 3 पर 1 है, 3 से 4 में G2 और 4 से C में 1। उसके बाद ये वाला फीडबैक लूप भी लगा दीजिए। तो 2 से 1 पर आ रहा हूँ तो यहाँ पर एक फीडबैक लूप मिल रहा है और इसका जो साइन है वो यहाँ पर नेगेटिव है, इसको आप नेगेटिव बना लीजिए। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर -H1 हो जाएगा, इसका भी साइन नेगेटिव है, ये आ रहा है 4 से 3 पर, ये आ गया 4 से 3 पर, तो -H2। तो ये ब्लॉक डायग्राम अब एसएफजी में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर एक यूनिटी फीडबैक और लगा हुआ है, ये भी है 4 से 1 पर। तो इसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, -1 कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से एसएफजी बन चुका है। अभी इस एसएफजी की मदद से आप मेसन गेन फॉर्मूला लगाइए और एक लाइन में आंसर लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर करेंगे सर C/R। तो C/R क्या आना चाहिए, मेसन गेन फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करना है।
तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ आप लिखेंगे, पहले पी के लिखते हैं ना हम। तो एक फॉरवर्ड पाथ तो ये हो गया सर सीधे सीधे, उसके अंदर गेन आ गया G1 इंटू G2। उसके बाद मुझे देखना है कि कोई और भी फॉरवर्ड पाथ है क्या। तो सर मुझे कोई भी फॉरवर्ड पाथ नजर नहीं आ रहा, ये फीडबैक पाथ है, ये फीडबैक पाथ है, ये भी फीडबैक पाथ है। तो सर एक ही फॉरवर्ड पाथ है G1 अप इंटू G2। इसके अंदर मुझे लिखना है डेल्टा 1, वो मैं डेल्टा लिखने के बाद लिखूंगा, पहले मैं डेल्टा लिख लेता हूँ। तो सर डेल्टा कैसे लिखते हैं, 1 माइनस मुझे यहाँ पर सम करना है इंडिविजुअल लूप्स के गेन का। तो यहाँ पर कितने इंडिविजुअल लूप्स है ये आपको देख लेना है। तो सर एक इंडिविजुअल लूप तो मेरा ये वाला बन गया, इसके अंदर गेन हो जाएगा G1 माइनस H1। फिर दूसरा इंडिविजुअल लूप आपके पास ये वाला बन जाएगा, तीसरा इंडिविजुअल लूप आपके पास ये वाला बन जाएगा। तो सर 3 इंडिविजुअल लूप यहाँ पर बन रहे हैं। पहले का गेन हो जाएगा माइनस G1 H1 प्लस साइन लगाना है, दूसरे का गेन हो जाएगा माइनस G2 H2 प्लस साइन लगाना है, और तीसरे का गेन हो जाएगा G1 G2 माइनस 1, तो माइनस G1 G2। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है प्लस साइन लगा के कि कितने नॉन टचिंग लूप्स हैं। जितने भी नॉन टचिंग लूप्स हैं उनके गेन को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है और ऐड करते जाना है। तो देखिए G1 माइनस H1 एक लूप हो गया, एक G2 माइनस H2, दोनों आपस में नॉन टचिंग है, कोई भी नोड कॉमन नहीं है। तो इन चारों ही चीज़ों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, G1 G2 H1 H2। फिर यहाँ पर प्लस साइन लगाना है। फिर देखना है कि और भी कोई लूप है क्या जो नॉन टचिंग इन नेचर है। तो ये वाला लूप और ये वाला लूप टच कर रहे हैं ना, ये वाला लूप भी टच कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर और कोई भी लूप नहीं है जो ऐसा बन सके। फिर आपको देखना है कि 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं क्या। तो सर 3 नॉन टचिंग लूप्स तो नहीं है, इसलिए यहीं पर टर्मिनेट होना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर डेल्टा 1 लिखना है। तो सर डेल्टा 1 लिखने के लिए आपको ये देखना है कि इस फॉरवर्ड पाथ में कितने ऐसे लूप हैं जो टच कर रहे हैं। जितने भी टच कर रहे हैं उनको इसमें से माइनस कर देना है। तो सर इसमें आप देखोगे तो ये वाला लूप टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है, तीनों ही लूप टच कर रहे हैं, इसलिए मतलब सभी गेन्स को माइनस कर देना है, हटा देना है, और सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ विद द हेल्प ऑफ मेसन गेन फॉर्मूला। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँगा तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, और वो फाइनल रिजल्ट एग्जैक्टली यही होगा जो ये आपके पास ये मिला है, एग्जैक्टली यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 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 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास यहाँ पर प्लस बन जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा सर G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2 प्लस G1 G2 H1 H2। तो ये आपके पास अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा।